हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने में लगे होगे। तो मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, सेशन को लास्ट तक ज्वाइन जरूर करिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथियों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। तो आप पीडीएफ के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के स्रोतों का उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषक तत्वों से मिलान कीजिए। मिलान करना है, हमें क्या करना है, मिलान कीजिए। मूंगफली का तेल है, मूंगफली का तेल को किससे मिलाएंगे, प्रोटीन हो जाएगा, या विटामिन से मिलाएंगे, वसा से मिलाएंगे, आहारीय तंतु से मिलाएंगे। मछली, मछली को किससे मिलाएंगे, पालक है, गाजर है, इन सभी को हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो हमें इसमें देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कौन सी चीज़ हमको आ रही है। तो मूंगफली का तेल, मूंगफली के तेल में क्या होता है, वसा की मात्रा होती है साथियों। क्या होती है, तो वसा की मात्रा होती है, यानी ए ऑप्शन का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। अगला है मछली, मछली के अंदर क्या होता है, तो मछली के अंदर होती है हमारी प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, तो प्रोटीन, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का क्या हो जाता है, हमारा पहला हो जाता है। तो साथियों, सी ऑप्शन के इसी तरह से मिलान करते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, तो देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं। यानी ऑप्शन हमारा ए दिया है, यानी पहले का तीसरा। तो ए ऑप्शन में पहले का दूसरा है, तो पहला वाला तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, तो ए का तीसरा दिया है, ए का तीसरा दिया है, ए का तीसरा और किसी में दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसको भी हटा दो, इसमें भी नहीं दिया, इसको भी हटा दो। यानी हमारे 1 2 3 ऑप्शन कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो हमारा 2 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आप इस तरह से प्रश्न के उत्तरों को हल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा पालक, पालक के अंदर क्या होता है, तो पालक में आहारी तंतु होते हैं। गाजर, गाजर के अंदर क्या होता है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। मूंगफली का तेल, मूंगफली के अंदर क्या वसा की मात्रा होती है। मछली, मछली में क्या प्रोटीन की मात्रा होती है। पालक आहारी तंतु है। गाजर, गाजर के अंदर क्या है, विटामिन की मात्रा होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यह इसका स्पष्टीकरण दे रखा है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो, मूंगफली है, मूंगफली क्या है, तेल होता है, जिसे पीनट का तेल भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर वसा की मात्रा होती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। मछली, मछली में प्रोटीन की उच्चतम गुणवत्ता का स्रोत है। किसका, प्रोटीन का उच्च गुणवत्ता का स्रोत है कौन, तो मछली, ठीक है। पालक, पालक में क्या है, आहारू तंतु है। जैसे पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं, उनमें क्या है, विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम सहित कई विटामिन खनिज होते हैं, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। गाजर, गाजर में बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी, बीटा कैरोटीन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। किसके अंदर होती है, तो बात करते हैं गाजर, गाजर के अंदर क्या होती है, बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। अच्छी दृष्टि के लिए हमें क्या, गाजर को अधिक से अधिक खाना चाहिए, जिससे क्या है, आंखों की रोशनी अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। हमारी आंखों की रोशनी कम नहीं होती है। तो अच्छी दृष्टि के लिए हमें क्या करना चाहिए, गाजर का अधिक सेवन करना चाहिए, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन उपस्थित होती है, ठीक है। जिसका रंग कैसा होता है, नारंगी कर देती है। किसके कारण नारंगी होता है, जैसे गाजर का जो रंग होता है नारंगी होता है, वो किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, ठीक है। इसको आप याद रख लेंगे। गाजर से मिलने वाला विटामिन क्या है, ए। हमें गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उन खाद्य पदार्थों के समुच्चय की पहचान कीजिए जो विटामिन से समृद्ध होते हैं। हमें किसकी पहचान करनी है, जो विटामिन से समृद्ध होते हैं। तो ऑप्शन ए है, गेहूं है, चावल है, आम है, नींबू, संतरा, गाजर, जल, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची,
नमक और शाक। बात कर रहा है किसकी? विटामिन की। तो विटामिन किसके अंदर पाया जाता है? हमारा विटामिन नींबू के अंदर पाया जाता है, संतरा हो जाता है और गाजर हो जाती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। नींबू के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। संतरे के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे के अंदर भी सी विटामिन पाया जाता है। और गाजर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर के अंदर विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। तो देखो, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नींबू और संतरा दोनों विटामिन सी के क्या हैं? स्रोत हैं। इसको मैंने अभी बता दिया तुम्हें। गाजर, गाजर में बीटा कैरोटीन पाई जाती है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? नारंगी होता है। किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा स्वास्थ्य के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। त्वचा के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? विटामिन ए हो जाता है। तो विटामिन ए अपना किस में पाया जाता है? तो गाजर के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और प्रश्न नंबर है 3। प्रोटीन के परीक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बात कर रहा है प्रोटीन। जब प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है? तो एथेनॉल से पता लगता है। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इससे पता चलता है। तो सूडान आईवी विलयन से पता चलता है। आयोडीन विलयन से पता चलता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। प्रोटीन के परीक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड का विलन का, दोनों विलयनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जिससे हमें क्या पता चलता है? तो प्रोटीन का पता चल जाता है। किसका पता चल जाता है? तो प्रोटीन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को उसके ऊपर डालकर देखते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों, यदि प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आ रहे हों, तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं आपके लिए इसी तरह से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासों को लेकर आता रहूँगा। ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसी तरह से हम एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। आपको इसमें कम से कम लगभग 5 प्रश्नों के उत्तर एक साथ में मिल जाते हैं। तो साथियों सेशन को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपके सारे टॉपिक क्या हैं क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन ए क्या है? स्कर्वी है, बेरी बेरी है, अरक्ता है, गलगंड है, रतौंधी है। विटामिन बी क्या है? विटामिन सी क्या है? आयरन क्या होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये सभी क्या है? इधर दिया है। न्यूनता, जिसकी कमी से होने वाला रोग। और किसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? यानी न्यूनता यानी कमी से और विकार यानी रोग। ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइएगा। आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है हमारा रतौंधी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो यानी ए का ऑप्शन कौन सा सही है? ई। तो ए का ऑप्शन ई कहाँ दिया है? देखो इसमें कहीं दिया है? तो ये दिया है दोनों। तो यानी ऑप्शन हमारा 1 और ऑप्शन हमारा 4 नंबर का दोनों कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं अगला, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो यानी हमारा दूसरे का दूसरा कहाँ दिया है? तो दूसरे का दूसरा दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो दूसरे का यहाँ पर सी दिया है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है।
ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी, ये दोनों तो गलत हो ही गए दोस्तों, ये भी वाला हमने गलत कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा था, ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइएगा। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आयरन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, अर्कता हो जाता है। क्या होता है, अर्कता, ठीक है। ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड यानी घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं गाइटर रोग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, तो गाइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। सभी रोगों का रोग से कमी, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इससे एक या दो एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं आगे। देखो विटामिन ई से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए से होने वाला रतौंधी है। विटामिन बी1 से बेरी बेरी है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा होता है, अरक्ता यानी अरक्ता हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी गाइटर रोग हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है। विटामिन सी की भूमिका क्या है, स्कर्वी का क्या है, मसूलों में खून का आना, कमजोरी या चोट लगने से क्या है, विटामिन सी का क्या करती है, पूर्ति करती है, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। देखो आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की समस्याओं में गहरा संबंध है। क्या है, जो थायराइड ग्रंथि है उससे क्या है, हमारा गहरा संबंध है। थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, जो थायराइड ग्रंथि होती है वह क्या है, बढ़ जाती है। गर्दन क्या हो जाती है, फूल करके मोटी हो जाती है, जिसे बोलते हैं घेंगा रोग या गाइटर रोग से नाम के जिससे जाना जाता है। गाइटर रोग में क्या होता है, गर्दन फूल के क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। गर्दन फूल के क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, घेंगा रोग। किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यदि किसी व्यक्ति के आहार में विस्तारित अवधि तक कार्बोहाइड्रेट, किसकी बात कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की न्यूनता रहती है यानी कमी रहती है, तो उसे निम्न में से क्या समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कौन सी समस्या पैदा हो सकती है, कि ऊर्जा का बढ़ा हुआ स्तर हो सकता है। तो ऊर्जा का स्तर तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आहार के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं। जब कमी करेंगे तो कोई ना कोई कमी आएगी, तो वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। वजन का बढ़ना और द्रव का प्रतिरोध, ये तो हो ही नहीं सकता। वृद्धि का रुकना और बहुत दुबला और कमजोर हो जाना, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। पेशियों का वर्धित विकास, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम खाने में कमी कर रहे हैं, पोषक तत्वों की हमारी कमी हो रही है, तो क्या होगा, तो शरीर में अंदर भी हमारी क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। वृद्धि तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाता है, वृद्धि का रुकना हो जाता है और बहुत दुबला हो जाएगा व्यक्ति, कमजोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यदि लगातार उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी रहती है, तो इंसान क्या हो जाता है, दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। उसके अंदर कई पोषक तत्वों की कमी भी आ सकती है। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। हरी सब्जियां हैं, रुचांश हो जाते हैं आपके, ये सब पोषक तत्वों में क्या होना चाहिए, शामिल होने चाहिए, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये पूरा डाटा दिया है, इसको आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, V4 स्टडी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गिलास बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल को रोक सकता है। तो कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, कपड़े का करते हैं, तो कपड़े का तो करेंगे नहीं। पेपर का करेंगे, पेपर का भी नहीं करेंगे। कांच है तो कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाता है। लकड़ी का भी नहीं करते हैं। गिलास बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कांच का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह जल को रोक सकता है। जब गिलास बनाते हैं हम, तो गिलास में क्या है, जल भरते हैं। क्या भरते हैं, जल भरते हैं, तो जल इसके अंदर क्या है, रुक जाता है, ठीक है। तो गिलास हमारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा कांच है, ठीक है, कांच हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो साथी, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। प्रश्न को एक बार पढ़िएगा। कथन दिया है, वे सभी पदार्थ जिनमें चमक होती है वे धातु हैं।
कथन कह रहा है वे पदार्थ जिनमें चमक होती है क्या वे धातु हैं? तो आप बताइएगा यह क्या सही बोल रहा है। अगला है कुछ धातुएं वायु और नमी की क्रिया के कारण अपनी चमक खो सकती हैं। किसके कारण? तो कुछ धातुएं नमी किसके कारण? नमी की क्रिया के कारण अपनी चमक क्या करती हैं? खो सकती हैं। क्या यह सत्य है कथन? बताइएगा। तो दोनों कथन सत्य हैं क्या? दोनों सही हैं? जल्दी से बताइएगा। दोनों सही हैं। दोनों कथन असत्य हैं क्या? दोनों असत्य हो जाएंगे। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 3 है कथन सत्य है, पहला वाला सत्य है, कथन दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। तो आप सभी अपना आंसर जरूर बताइएगा, क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखो, वे सभी पदार्थ जिनमें चमक होती है वे धातु हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी पदार्थ धातु हैं लेकिन सभी में चमक नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। वे सभी पदार्थ जिनमें चमक होती है क्या धातु हैं? ऐसा नहीं होता। सभी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें चमक नहीं होती और धातु हैं, ऐसा नहीं, गलत है। ये कथन कैसा है? गलत है। क्योंकि जो हमारा आयोडीन है, क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु। लेकिन इसके अंदर क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है। लेकिन ये क्या है? अधातु है। ये अपवाद है। ये क्या है? एक अपवाद है। तो यह कथन कैसा कर देता है यहाँ पर? ये बात इसे गलत साबित कर देती है। क्या साबित कर देता है? ये गलत साबित करता है। कौन? आयोडीन। आयोडीन इस बात को गलत साबित कर देता है क्योंकि अधातु होने की वजह से इसके अंदर क्या है? चमक है। यहाँ बात कर रहा है वे सभी पदार्थ जिनमें चमक होती है, तो पदार्थ के अंदर तो आयोडीन भी आता है। पदार्थ में हमारा क्या आ जाता है? आयोडीन आ जाता है। लेकिन ये अधातु है। ये क्या है? अधातु है। जो आयोडीन होता है, जो अधातु है, इसके अंदर क्या होती है? चमक होती है। तो यह इस बात को क्या करता है? गलत साबित कर देता है कि सभी पदार्थ चमक होती है वे धातु नहीं है। ऐसे सभी पदार्थ तो होते हैं लेकिन जिनमें चमक होती है वे धातु नहीं है। कुछ अधातुएं भी हैं जिनके अंदर क्या है? चमक हो सकती है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन हमारा क्या है? एक अपवाद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा मान यानी पहला वाला कथन कैसा हो जाता है? असत्य हो जाता है। पहला कथन कैसा है? असत्य है। कुछ धातुओं वायु और नमी की क्रिया के कारण अपनी चमक खो सकती हैं, ये बात सत्य है। कुछ धातुएं होती हैं जो वायु की क्रिया के कारण क्या करती हैं? वायु और नमी के कारण अपनी चमक खो देती हैं। जैसे चांदी। तो चांदी का क्या होता है? चांदी का मलिन पड़ जाना। कैसी हो जाती है? मलिन पड़ जाना, जिसके अंदर भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है। कैसे रंग का पदार्थ जम जाता है? भूरा रंग। तो भूरे रंग के पदार्थ के कारण उसकी चमक क्या है? चली जाती है। जैसे तांबा है, तो तांबे का भी मलिन पड़ जाना। तांबे के अंदर एक तरह का क्या है? पदार्थ जम जाता है, जिसके कारण गुलाबी रंग और भूरा पदार्थ पड़ जाता है। कैसा रंग पड़ जाता है उसका? गुलाबी और भूरा सा रंग हो जाता है। ठीक है, किसका? तांबे का, यानी कॉपर। तो कुछ धातुएं भी ऐसी हैं जो नमी में आने से क्या है? अपनी चमक खो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो कथन 1 तो कैसा है? असत्य है। और कथन 2 कैसा है? सत्य है। कथन 2 सत्य है और कथन 1 कैसा है? असत्य है। यानी ऑप्शन हमारा 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यदि आपको खाना पकाने का बर्तन बनाया है, क्या बनाया है? आप खाने पकाने का बर्तन बनाया हो, तो आप पदार्थ की किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। चमक को मानेंगे, कठोरता को मानेंगे, विलेयता को मानेंगे और अविलेयता को मानेंगे। तो किस चीज को आप सबसे अधिक महत्व देंगे? तो हम किस चीज को महत्व देंगे? बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम महत्व देंगे कठोरता को। किसको महत्व देंगे? कठोरता को। यानी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। खाना पकाने के लिए हम किसे महत्व देंगे? कठोरता को। क्योंकि यदि धातु हमारी कैसी होगी? कठोर होगी, तो उसमें खाना कैसा है? सही से पक जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? तो सही उत्तर 2 ऑप्शन हो जाते हैं। यानी कठोरता को हम क्या देंगे? महत्व देंगे। देखो, खाना पकाने के लिए बर्तन की बनावट मुख्य रूप से उनके गुणों पर निर्भर करती है। जो स्थायित्व, सुरक्षा, प्रभावी ताप चालन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो दिया गया कथन में क्या सही हो जाता है? हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाता है। खाना पकाने, जैसे नियमित जब हम खाना पकाते हैं, खाना पकाने के दौरान
टूट फूट के प्रतिरोध प्रभावित करती है। तो इससे भी हम बच सकते हैं। यदि हमारी धातु कैसी होगी, कठोर होगी, तो लंबे समय तक चलेगी। कैसी चलेगी? लंबे समय तक चलेगी और टूट फूट होने से बचा भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारी कैसी होनी चाहिए? कठोरता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम अधिक महत्व देंगे, जिससे क्या है, वस्तु अधिक समय तक, लंबे समय तक चल सकती है, नहीं तो वह जल्दी से नष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कथन दे रखा है, लकड़ी का एक टुकड़ा जल पर तैरता है। लकड़ी का एक टुकड़ा जल पर तैरता है। कारण है, लकड़ी जल की तुलना में कम सघन होती है। क्या लकड़ी जल की तुलना में कम सघन होती है? क्या ये बात क्या है, सत्य है? तो कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण सत्य की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, लकड़ी का एक टुकड़ा जल पर तैरता है, ये बात कैसी है? सत्य है। क्यों तैरता है? जब हम पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा क्या है डालते हैं, तो वह क्या करने लगता है? तो तैरने लगता है। क्या करने लगता है? तैरने लगता है। कारण क्या है? लकड़ी जल की तुलना में कम सघन होती है। जो जल यानी जल के जो कण होते हैं हमारे कैसे होते हैं? अधिक सघन होते हैं, यानी पास पास होते हैं। अधिक कैसे होते हैं? अधिक पास पास होते हैं। जो जल के कण होते हैं जो अधिक अधिक पास पास होते हैं, और लकड़ी के जो कण होते हैं वे कैसे होते हैं? सघन नहीं होते, यानी दूर दूर होते हैं। लकड़ी के कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसके कारण लकड़ी जल के ऊपर तैरने लगती है। किसके ऊपर तैरने लगती है? जल के ऊपर चलती एक, क्योंकि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? जो लकड़ी का घनत्व है पानी से कम होता है। लकड़ी पर लगने वाला उत्प्लावन बल पानी पर तैरने का काम करता है। ठीक है, तैरने का कारण है। कौन सा बल कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल कार्य करता है। ठीक है, इसे भी याद रख लेंगे। उत्प्लावन, उत्प्लावन बल पानी पर तैरने का कारण है। ठीक है, उत्प्लावन। देखो, जो लकड़ी के कण होते हैं दूर दूर कण होते हैं, और पानी के कण कैसे होते हैं? सघन होते हैं। और पानी का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिक होता है, लकड़ी का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। जो लकड़ी होती है हमारी उसका घनत्व कैसा होता है? कम होता है। लकड़ी का घनत्व कम होने की वजह से पानी के ऊपर लकड़ी क्या है? तैरने लगती है। लकड़ी का घनत्व कम होने की वजह से लकड़ी पानी के ऊपर तैरने लगती है। ठीक है, जल का घनत्व अधिक होता है लकड़ी की अपेक्षा, तो लकड़ी उसके ऊपर क्या करती है? तैरने लगती है। तो हमारा कौन सा कथन और कारण दोनों सही है? ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निम्नलिखित को मिलाइए। निम्नलिखित को मिलाइए। चमकदार वस्तु अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। क्या चमकदार वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं? पारदर्शी वस्तुएं हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। पारदर्शी वस्तु हमें देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा। तो चमकदार वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी ए ऑप्शन, यहाँ पर ए बी सी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पारदर्शी वस्तुएं। तो हम देख सकते हैं पारदर्शी वस्तुओं में हम क्या कर सकते हैं? आमने सामने उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जैसे कपड़ा, जालीदार कपड़ा हो उसके सामने से हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन देख सकते हैं, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, पारभासी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर क्या करती हैं? ये गुजरने देती हैं। उसे क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तुएं बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, तो हमारा दूसरा वाला राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो 10 का दूसरा वाला राइट आंसर हो जाता है। चमकदार वस्तुएं अपने अंदर स्वयं का प्रकाश क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं। पारदर्शी वस्तुएं हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ठीक है, पारभासी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती हैं। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चमकदार वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। अपना प्रकाश क्या करती हैं? स्वयं उत्पन्न करती हैं। जैसे जुगनू हो गया हमारा, सूर्य हो गया, प्रकाश का बल्ब हो गया। ठीक है,
LED बल्ब है, ये क्या है, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं, एक पारदर्शी वस्तु को बिना किसी महत्वपूर्ण विरूपण के अपने से गुजरने देती हैं। ठीक है, ये अपनी दिशा तीव्रता बनाए रखते हुए पदार्थ से होकर गुजरती हैं। इसको आपको पढ़ लेना है। पारभासी वस्तुएं, एक पारभासी वस्तु कुछ प्रकाश को अपने से गुजरने देती हैं, लेकिन ऐसा करते समय वह अपने प्रकाश को बिखेर देती हैं, यह विकृत कर देती हैं। जब हम किसी पारदर्शी यानी पर्दे के सामने से देखते हैं तो क्या है, हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। तो हम एक नज़र में टॉप प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाते हैं साथियों, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो घूमर घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये घूमर हो जाता है हमारा राजस्थान। कहाँ का हो जाता है, तो राजस्थान का हो जाता है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। ठीक है, जो कालबेलिया लोग होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। घूमर कहाँ का है, घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। गरबा डांडिया जो गुजरात में किया जाता है, कहाँ का है जो लोक नृत्य है, तो गुजरात। लोक नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात। गरबा को गुजरात से ऐसे याद कर लेंगे, गरबा यानी गुजरात, गरबा यानी गुजरात। बिहू, बिहू यानी असम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना। बिहू कहाँ पर है, असम। बिहू क्या है, कहाँ का त्यौहार है, तो ये असम का लोक नृत्य है, इसको आपको याद कर लेना है। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। ये प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा गया है, तो इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। छोलिया, छोलिया जो नृत्य है हमारा कहाँ का है, उत्तराखंड। छोलिया उत्तराखंड, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। छोलिया यानी कहाँ का हो जाता है हमारा, उत्तराखंड का हो जाता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। भांगड़ा गिद्ध, जो भांगड़ा यानी गिद्दा जो डांस होता है ये पंजाब का भांगड़ा। तो भांगड़ा कहाँ पर करते हैं, पंजाब का। भांगड़ा आपने सुना भी होगा, भांगड़ा ये कहाँ का है, लोक नृत्य है, तो पंजाब का हो जाता है भांगड़ा। ठीक है, झूमर, झूमर भाग कहाँ का नृत्य है, तो हरियाणा, हरियाणा का लोक नृत्य है। इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एच स्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। झूमर भाग कहाँ का है, हरियाणा का हो जाता है। एच टेट, सी टेट, MP टेट सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलट्टम, कोलट्टम कहाँ का, तो तमिलनाडु का है, इसको आपको याद रखना है। नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश की हो जाती है। नौटंकी कहाँ की है, तो नौटंकी कहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा नौटंकी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ, नौटंकी ये हमारा लोक नृत्य है, कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सॉरी। लावड़ी तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, राउफ हमारा जम्मू कश्मीर का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, जम्मू कश्मीर का होता है। सीटेट में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बिहू कहाँ का हो जाता है, असम का हो जाता है। नौटंकी हमारी उत्तर प्रदेश की हो जाती है। राव हमारा जम्मू कश्मीर का हो जाता है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान हमारा कर्नाटक का हो जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं लोक नृत्य में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इनके ऊपर कई बार प्रश्न बने गए हैं। जोड़ियों में पूछ लेता है, 4-4 ऑप्शन डाल के पूछ लेता है, तो हमें एक भी स्किप नहीं करना है, सभी को याद कर लेना है। मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी, 1 नंबर में मिलान करने के लिए दे देता है, तो ऐसी स्थिति में हमें 2-4 याद होते हैं तो हम अच्छे से मिलान कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब प्रश्न को घुमाता ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या है, लॉन्ग कर देता है और जोड़ियों में पूछ लेता है। ठीक है, तो जिससे क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है। यदि हमें याद होगा तो हम तुरंत से मिला लेंगे, तो हम इन सभी को याद कर लेना है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं रखना है बिल्कुल भी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, प्रमुख त्यौहार, प्रमुख त्योहारों की बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सभी त्यौहार हैं जो सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप इसे एक बार स्किप करके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा गणेश चतुर्थी। यह महाराष्ट्र में मनाई जाती है। कहाँ पे मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से हमारी कहाँ पर मनाई जाती है, ये महाराष्ट्र से शुरू की गई थी और महाराष्ट्र में अब तो पूरे भारत में लगभग हर राज्य में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी ज़्यादातर धूमधाम से कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे। बैसाखी, बैसाखी कहाँ का है, ये पंजाब का हो जाता है, हमारा त्यौहार है। ठीक है, प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। बैसाखी को पंजाब से कनेक्ट करके आपको रखना है, बैसाखी पंजाब, बैसाखी पंजाब। ठीक है, गणगौर, गणगौर जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है उसमें अच्छे से मनाते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग इस त्यौहार पर क्या है, महिलाएं व्रत वगैरह रखती हैं,
ठीक है। छठ पूजा को बिहार में अच्छे से मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के जो बिहार से सटा हुआ हमारा इलाका है उस वाले क्षेत्र में भी मनाया जाता है, ठीक है। कौन सी छठ पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता है तो उसकी पूजा की जाती है। ये कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा वाला, तो दुर्गा पूजा हो जाती है तुम्हारी। कौन सी, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जलीकट्टू कहाँ है, तमिलनाडु का ये क्या है, प्रमुख त्यौहार है जलीकट्टू, तमिलनाडु का त्यौहार है। इस त्यौहार पर सांडों की लड़ाई कराई जाती है। क्या कराते हैं इस त्यौहार पर, क्या करते हैं, सांडों को लेकर आते हैं, उनमें आपस में क्या करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं और लोग बड़े आनंद के साथ में इसे देखते हैं, ठीक है। तो जलीकट्टू तमिलनाडु, जलीकट्टू और कट्टू नाडू ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। जलीकट्टू तमिलनाडु, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, छठ पूजा बिहार, गणगौर राजस्थान, बैसाखी पंजाब, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। ये अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है, एक भी को स्किप नहीं करना है, इन्हें सबको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलते हैं, टॉप प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आने की संभावना वाले प्रश्न है, अति संभावना वाले प्रश्न हो जाते हैं पर्यावरण के अंदर, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध है खनन उत्पादन से है, किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच मानी जाती है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, कौन है, विश्व की बात करता है, कहाँ की बात कही जा रही है, विश्व लेवल की बात करते हैं, कहाँ की, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथ। ये यूपी टेट में आपका पूछा भी गया है। इसके अलावा भी कई एग्जाम में MP टेट में भी ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसके आने के फिर से दोबारा से काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। सीटेट वालों के लिए तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एक नज़र में। तो डॉक्टर SS स्वामीनाथ थे, कृषि वैज्ञानिक थे, जो क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। इसको भी आपको याद रखना ना, यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गेहूं की फसल पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, तो गेहूं की फसल पर पड़ता है। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति को आपको याद रखना, दूध उत्पादन से, किससे है, दूध उत्पादन से है। मछली पालन किससे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से हो जाता है, जिसे फिशिकल्चर बोलते हैं। जैसे नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियाना। कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियाना। इसको आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियाना, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियाना। इसको आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई है, तो जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई क्या है, BOD। किसमें नापते हैं हम जल प्रदूषण को, तो BOD में नापते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो यूपी टेट 2013 और यूटेट यानी उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि को किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ये भी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। ग्रीन मफलर संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्जाम के लिए। ग्रीन मफलर कौन सा वाला, ग्रीन मफलर, यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, इसको याद रख लेना है। ग्रीन मफलर को याद कर लेना है, ठीक है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है आपका, तो ये हो जाता है तुम्हारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे है, ध्वनि प्रदूषण से है, ठीक है। किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण से है, ठीक है। यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसका रिवीजन 2-3 बार करके इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है, तो कितना है, WHO के अनुसार जो मानक हमारा 45 dB यानी डेसिबल होता है, कितना होता है, 45 डेसिबल होता है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी तो 1985 से की गई थी, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है, पर्यावरण के अंदर पूछा जाता है। मृदा अपरदन का सर्वाधिक समस्या है, मृदा अपरदन की जो समस्या है यानी मिट्टी के कटाव। मिट्टी का कटाव क्यों होता है, चंबल घाटी के बेहड़ क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, चंबल में पानी अधिक आता है, जिससे क्या है, मिट्टी का कटाव अधिक होता है, ठीक है। बेहड़ से निकलने वाली नदी है, तो बेहड़ से होकर गुजरने वाली नदी है, तो मिट्टी का कटाव क्या होता है, तो अधिक होता है, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय,
अब मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे क्या है, मिट्टी के कटाव को कमी की जा सकती है। ठीक है, खेतों के चारों तरफ मेड़ बांध करके, जैसे खेतों के चारों तरफ मेड़ बंदी करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, जिससे क्या है, खेत का जो खेत में पानी भरेगा वह क्या है, मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, जब मेड़ बंदी कर देंगे चारों तरफ से, ऊंची ऊंची खाई डाल देते हैं, ऊंची ऊंची क्या डाल देते हैं, खाई डाल देते हैं, जिससे क्या है, मिट्टी की कटाई कम हो जाती है। ठीक है, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध। तो देखो, हानिकारक कीटनाशकों का यदि हम ज़्यादा अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो क्या है, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमें जैव उर्वरक एवं कार्बनिक खादों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। कैसे? जैव उर्वरक जैसे गोबर खाद हो गया, ऐसी चीज़ों का क्या है, हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो यह पर्यावरण के अंदर आपको पूछ लेता है, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो वह डैश हो जाता है, और जब वह किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह डैश हो से गुजरता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखो, परावर्तित या परिक्षेपण हो जाता है, अपवर्तित या परावर्तित हो जाता है, अवशोषित या अववर्तन हो जाता है, प्रक्षेपित या अवशोषण होता है। देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित होता है। और है जब वह किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या है, परिक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? परिक्षेपण होता है। जब हम प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को, किसको? श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं, कितने रंगों में विभक्त हो जाती तो वो हमारी हो जाती है 7 रंगों में। कितने में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने में होती है? तो 7 में। 1 2 3 4 5 6 7। तो रंगों का क्रम क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त होती है? तो 7 रंगों में विभक्त होती है। कौन कौन सी है? बैजानी है, बैगनी रंग हो जाता है, जामुनी हो जाता है तुम्हारा, जामुनी, नीला, नीला, हरा, पीला, पीला, उसके बाद हो जाता है नारंगी, नारंगी के बाद हो जाता है तुम्हारा लाल। कौन सा हो जाता है? तो ये ऊपर कर लेते हैं इसे, इसको हम हटा देते हैं, तो लाल हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से रंग आते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 7 रंग हो जाते हैं तुम्हारे, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाता है। ठीक है, यदि दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल कितने रंगों में होता है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो पर्दे पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किसके ऊपर? पर्दे पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पर्दे पर कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। जिसमें अधिक विचलन किसका होता है? तो अधिक विचलन होता है हमारा बैगनी रंग का। अधिक विचलन होता है किसका होता है? तो अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। तो अधिक विचलन हो जाता है बैगनी रंग का। और कम किसका होता है? तो कम विचलन यानी न्यून किसका रहता है हमारा? न्यून विचलन। तो न्यून विचलन हो जाता है तुम्हारा लाल रंग का। कैसा हो जाता है? तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। जब किस प्रकाश की किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? तो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, जब ये कोई सतह है, ठीक है, प्रकाश की किरण आती है, जब वह टकराती है तो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इसे आपको याद रखना, क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। और प्रक्षेपण मैंने अभी बता दिया, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है वह कितने रंगों में प्रक्षेपित हो जाता है? तो 7 रंगों में प्रक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार को। क्वेश्चन नंबर 12, लकड़ी डैश का एक उदाहरण है। लकड़ी किसका उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा। पारदर्शी का है, पारभासी का है, बहुलक का है, अपारदर्शी का है। तो लकड़ी डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लकड़ी। तो ये लकड़ी होती है हमारी, तो ये किसका उदाहरण है? लकड़ी, जल्दी से बताइएगा।
प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो लकड़ी किसका उदाहरण हो जाती है, जल्दी से बताइएगा। तो ये हो जाती है अपारदर्शी का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तो अपारदर्शी का उदाहरण हो जाती है, यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। लकड़ी अपारदर्शी श्रेणी की वस्तु के अंतर्गत आती है। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देती हैं। क्या नहीं करने देती? अपने अंदर से प्रकाश को अंदर से होकर गुजरने नहीं देती हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यदि हम किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के सामने रखते हैं तो छाया उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? छाया। यदि लाइट के यानी प्रकाश के सामने लकड़ी का कोई टुकड़ा आप रखोगे इस तरह से, तो क्या है, उसकी छाया बनेगी। ठीक है, वहीं आप किसी पारदर्शी वस्तु को रखेंगे तो उसके अंदर से प्रकाश की किरणें क्या है, निकल जाती हैं। क्या है, इस तरह से प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं। तो पारदर्शी के अंदर क्या है, प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं और पारदर्शी वस्तु के अंदर प्रकाश की किरणें गुजर नहीं पाती हैं। ठीक है, तो इसकी क्या बनती है? छाया बनती है। इसकी क्या बनती है? तो छाया बनती है। इसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, थुम्बा इन्वेंटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। जो थुम्बा हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, कहाँ पर है? सोमनाथ में है, त्रिवेंद्रपुरम में है, श्रीहरिकोटा में है, चांदीपुर में। तो कहाँ पर है साथियों? सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास और संपूर्ण विश्लेषण के साथ लेने के आने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करने वाली हैं। आप अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस लेकर आता हूं, कोई पेड क्लास नहीं है अपने यहाँ, सारी क्लास हमारी यूट्यूब पर होती हैं। तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्या है, काफ़ी मदद मिलने वाली है। आपको फ्री PDF भी मिल जाती है, जिससे आप कई बार रिवीजन करके अपने टॉपिक को क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो थुम्बा जो इन्वेंटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा हो जाता है, जल्दी से बताइएगा, तिरुवनंतपुरम में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर? यानी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपने अभी तक हमारी स्पेस साइंस की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के स्पेस साइंस मैंने अलग से करवा रखा है। स्पेस साइंस को मैंने एकदम 0 से लेकर के ख़त्म कर रखा है। तो 5-6 क्लास मैंने करवा रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के टॉपिक वाइज क्लासेस में देख सकते हो। स्पेस साइंस के टॉपिक को मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जो कि MP टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक हो जाता है, जहाँ पर MP टेट में कम से कम 4 से 5 प्रश्न मैंने देखे हैं, हर सेट में पूछे गए हैं। तो आप जाकर के 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर को सही करने के लिए और स्कोर को बेहतर बनाने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, और आपको यदि लिंक नहीं मिलती है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर भी हमारी क्लास को देख सकते हैं, जहाँ से आप अच्छा स्कोर और भी अच्छा स्कोर बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो यह कहाँ पर हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में हो जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। चलते हैं, देखो, एडुसेट उपग्रह के माध्यम से एक बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था थुम्बा। क्या शुरू किया गया था? तो थुम्बा। एडुसेट के विषय में शैक्षिक मांग पूरा करने के समर्पित उपग्रह है। इसे 20 सितंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा इसे परस्पर संवाद यानी आधारित दृश्य शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। चलते हैं आगे। नदी को जल में प्रदूषित का स्तर मापा जाता है। जो नदी का जो प्रदूषण का स्तर है, हम किससे नापते हैं, इसको आपको बताना है। क्या ATP के द्वारा नापते हैं, STP के द्वारा नापते हैं, BOD के नापते हैं, GTP के द्वारा नापते हैं? तो नदी के जल के प्रदूषण को किसके स्तर से जो स्तर नापते हैं, किसके द्वारा नापते हैं? इसे हम नापते हैं BOD। किसके द्वारा नापते हैं? अभी हमने किया था BOD, तो BOD के द्वारा नापते हैं। ठीक है, नदी का जो जल प्रदूषण स्तर है उसे हम किसके द्वारा नापते हैं? तो BOD। देखो, जिसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मान लो यदि BOD की मात्रा क्या है? अधिक है। जैसे नदी में BOD की मात्रा क्या है? तो जितना BOD का स्तर अधिक होगा, जितना अधिक होगा तो पानी की ऑक्सीजन की कमी उतनी ही अधिक होगी। पानी में ऑक्सीजन की कमी क्या होगी? उतनी ही कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी क्या होगी? कमी होगी। BOD की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। यदि BOD की मात्रा अधिक है, मात्रा क्या है? ये तीर का निशान ऊपर को दर्शा रहा है, यानी अधिक है। तो BOD की मात्रा अधिक है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे क्या है? जल प्रदूषित हो जाता है। जिससे क्या होता है? तो जल प्रदूषित हो जाता है और जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए क्या हो जाता है? वह हानिकारक हो जाता है। जैसे मछलियां हैं, जल के अंदर रहती हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। तो BOD का बढ़ने का मतलब है कि कितनी प्रदूषण में स्तर में ज़्यादा है। क्या है उसका? जैसे BOD बढ़ता है तो उसका प्रदूषण स्तर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
जितना अधिक बीओडी होगा उसका प्रदूषण स्तर भी उतना ही अधिक हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बीओडी के बढ़ने से ऑक्सीजन का जो लेवल है कम हो जाता है। तो स्वच्छ पानी की जो बीओडी होता है ना, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल का बीओडी होता है तो 2 से 3 यूनिट होता है। कितना होता है, 2 से 3 यूनिट। इसको आपको याद रख लेना है, क्या, 2 से 3 यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट। स्वच्छ जल का बीओडी प्रश्न आता है, स्वच्छ जल का बीओडी कितना होना चाहिए, तो 2 से लेकर 3 यूनिट तक होना चाहिए। ठीक है, यदि बीओडी का स्तर बढ़ता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या आएगी, कमी आएगी, जिससे क्या है उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट यानी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये आपको पूरा विश्लेषण दे रखा है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ग्रीन इंडिया प्रोग्राम किस पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना है। बात करते हैं ग्रीन इंडिया की, किसकी, ग्रीन इंडिया। तो ग्रीन इंडिया किससे राष्ट्रीय आधारित प्रोग्राम है, तो प्रदूषण से है, जलवायु परिवर्तन से है, वर्षा से है, वातावरण से। किससे हो जाता है, तो यह हो जाता है हमारा जलवायु प्रदूषण से। किससे हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, जलवायु प्रदूषण से। ग्रीन इंडिया प्रोग्राम किससे आज संबंधित है, तो जलवायु प्रदूषण से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस मिशन के द्वारा भारत में वनों को 23% से कितने परसेंट से, 23% से 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, ग्रीन इंडिया प्रोग्राम के द्वारा वनों को 23% से 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में, कब इस प्रोग्राम को किया गया था, तो फरवरी 2014 में। इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, तो ग्रीन इंडिया प्रोग्राम पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ग्रीन इंडिया प्रोग्राम पर्यावरण, वन, जल और पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसको आपको याद रख लेना है। तो साथियों, आज हमने पूरे 15 प्रश्न सॉल्व किए हैं और हमने वन लाइनर प्रश्न भी देखे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगली वाली क्लास में। तो मिलते हैं।